हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और इसके अंदर ही हम माउंटबेटन प्लान को भी पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में जितने भी प्रोविजंस लाए गए, जितने भी एक्ट्स बनाए गए, उन सब के बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया। 1773 से हमने स्टार्ट किया कि किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, ईस्ट इंडिया पे किस तरह से रेगुलेशंस लाए गए, फर्स्ट टाइम कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद हमने बहुत सारे एक्ट्स पढ़े, चार्टर एक्ट पढ़े, इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा और आज हम लास्ट एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो फाइनली जो स्ट्रगल अभी तक चल रहा था, जिस चीज़ के लिए डिमांड की जा रही थी इंडियंस के द्वारा कि हमें इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, तो फाइनली वो टाइम अब आ गया था और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था बाई ब्रिटिश क्राउन कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स रखे गए थे। 25 1947 को क्लेमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश रूल विल बी एंडेड इन इंडिया। 30 जून 1948 को इंडिया से ब्रिटिश रूल का एंड कर दिया जाएगा। ये बात डिक्लेयर की थी क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी वो ये था कि उन्हें कंट्री का पार्टीशन चाहिए। वो पार्टीशन चाहते थे कि दो डोमिनियन बनने चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान। तो इनकी ही बात को मानकर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि वायसराय ऑफ इंडिया थे, इन्होंने एक पार्टीशन प्लान प्रेजेंट किया, सामने रखा, जिसे कि माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इसमें ये बात रखी गई कि फाइनली कंट्री का डिवीजन होगा, पार्टीशन होगा, इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन होंगे, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और इस प्लान को फाइनली कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग की तो ये डिमांड थी ही कि उन्हें पार्टीशन चाहिए और लास्ट में कांग्रेस को भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। अब आते हैं इनके प्रोविजंस की तरफ, देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे इस एक्ट में। एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि फाइनली अब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है, ऐसा डिक्लेरेशन दिया गया था और इंडिया को आज़ाद करने की बात कही गई थी। तो इस तरह से ब्रिटिश रूल का इंडिया से एंड कर दिया जाता है और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। पार्टीशन कर दिया गया कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट डोमिनियन में। और अबॉलिश ऑफिस ऑफ वायसरॉय, तो वायसरॉय की जो पोस्ट हुआ करती थी इंडिया में, अब उसे अबॉलिश कर दिया गया और हर एक डोमिनियन के लिए, जो कि नए बनाए गए थे इंडिया और पाकिस्तान, उसके लिए एक एक गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिए गए बाय ब्रिटिश किंग। नेक्स्ट पॉइंट इज empowered द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये एम्पावर कर दिया गया, ये इनको राइट दे दिया गया कि वो अपने रिस्पेक्टिव नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं, उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब तक कोई नया कानून नहीं बन जाता, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता है इनफोर्स में, तब तक वो इन दोनों कंट्रीज़ में लेजिस्लेट कर सकते हैं। ये इनको ये पावर दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946 में फ्रेम हुई थी, उनकी बात हम कर रहे हैं। उन्हें ये राइट दे दिया गया कि अपने रिस्पेक्टिव नेशंस के लिए संविधान बना सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, जब तक कि नया कानून नहीं बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अबॉलिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो पोस्ट थी, जो ब्रिटेन में बैठा हुआ करता था, इनकी एक काउंसिल हुआ करती थी, अब इसे भी अबॉलिश कर दिया गया क्योंकि फाइनली ब्रिटिश रूल ही एंड हो गया इंडिया से, तो इनको भी यहाँ से हटा दिया गया। प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट के ऊपर जो ब्रिटिश पैरामाउंटसी थी, अब उसे भी ख़त्म कर दिया गया। ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। जब ये एक्ट आया तो प्रिंसली स्टेट के सामने 3 कंडीशंस रखी गई कि वो चाहें तो इंडिया के डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ये उनकी चॉइस थी।
Until new constitution were framed, governance for each dominions and provinces by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये बात कही गई कि जब तक कि दोनों डोमिनियन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता है, तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जो प्रोविजंस थे जो अभी तक चलते आ रहे थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वैसा ही चलता रहेगा। इन्हीं के रूल्स को, इन्हीं के प्रोविजंस को वो फॉलो करेंगे। Deprive the British monarch of right to veto bills. This right was reserved for the गवर्नर जनरल। तो अभी तक क्या था कि जो ब्रिटिश मोनार्क के पास राइट टू वीटो की पावर थी, अब उसे ख़त्म कर दिया गया, उनसे ये पावर अब ले लिया गया। अब ये राइट रिजर्व कर दिया गया गवर्नर जनरल के लिए। गवर्नर जनरल हर डोमिनियन के लिए अलग अलग अपॉइंट हुए थे, अब उनके पास ये वीटो पावर हो गई थी। क्योंकि ब्रिटिश मोनार्क का जो रूल था, जो उनकी पावर थी, अब उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरह से गवर्नर जनरल, क्योंकि हमारी कंट्री में थे, अब वो उस तरह से एक्ट कर रहे थे जैसे पहले हम इनके लिए काम करते थे। डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको डेजिग्नेट किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, मतलब एक नॉमिनल हेड की तरह इन्हें डेजिग्नेट किया गया था। इनका कोई खास रोल नहीं था, बस ये नाम मात्र के अपनी इस पोजीशन पर यहाँ पे रखे हुए थे, क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई ऐसी पावर नहीं आई थी जो कि इंडिया को संभाल सके। तो तब तक के लिए फॉर द टाइम बीइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पे रखा गया था। ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को जो टाइटल मिला था एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो इनको जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था वो हमने इनसे छीन लिया। फाइनली इस एक्ट के थ्रू इनसे राइट ले लिया गया। डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टिल 15 अगस्त 1947। अब इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जो भी सिविल सर्वेंट्स अभी तक अपॉइंटेड हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनकी सर्विस 15 अगस्त 1947 तक ही कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद इनसे ये सर्विस छीन ली जाएगी, वो डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे फ्रॉम दी सर्विस। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। उतने पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर अप किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।